नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स। आज ब्लैक बॉक्स में हम देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर बात करने वाले हैं। दरअसल एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है जिसमें यह पाया गया है कि कुछ ग्रामीण बच्चे इंग्लिश के सेंटेंस भी नहीं पढ़ पा रहे हैं और कुछ कक्षा दूसरी का सिलेबस भी नहीं कवर कर पा रहे हैं। बहुत से ऐसे खुलासे एक रिपोर्ट में सामने आए हैं। देश में 14 से 18 साल एज ग्रुप के 86.8% बच्चे स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इनमें से एक चौथाई युवा यानी कि 25% अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में सेकेंड क्लास यानी कि कक्षा 2 का सिलेबस नहीं पढ़ सकते हैं। वहीं गाँव में लगभग 40.7% बच्चों को अंग्रेजी सेंटेंस पढ़ना नहीं आता है। इस बात का खुलासा एक एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है और रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में 14 से 18 साल के लगभग 70% जो बच्चे हैं वो सेकेंड क्लास का सिलेबस नहीं पढ़ सकते हैं। हालांकि 2023 में इसमें सुधार हुआ है और यह संख्या थोड़ी कम होकर लगभग 35% हो गई है, लेकिन जब AISR की रिपोर्ट सामने आई है और इसमें जो खुलासे हुए हैं, वैसे तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हर बच्चे को शिक्षा मिल रही है, साथ ही साथ हर सरकारी स्कूल अब वो सरकारी स्कूल नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर जो खुलासे हो रहे हैं उसमें साफ पता चल रहा है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था कितनी ढीली है। AISR की रिपोर्ट के मुताबिक ये दावा गलत साबित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कोरोना की महामारी के दौरान आर्थिक संकट के चलते बड़ी संख्या में बच्चों ने पढ़ाई छोड़ी थी। अब यहाँ पर पढ़ाई छोड़ने वाली बात सामने आ रही है, क्योंकि गरीब तबके के बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जा पा रहे थे। साथ ही साथ अगर सबकी बात करें तो कोरोना के वक्त उस हिसाब की पढ़ाई नहीं हो पाई थी जैसी एक नॉर्मल पढ़ाई चलती है, उस वजह से भी कुछ परसेंटेज प्रभावित हुआ है। लेकिन अगर शिक्षा व्यवस्था को हम पूरा देखें तो यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था पंचर नजर आ रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 14 से 18 साल के आधे से ज्यादा बच्चे ह्यूमैनिटीज विषय चुनना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। कक्षा 11वीं और 12वीं के 55% से ज्यादा स्टूडेंट्स ह्यूमैनिटीज को चुनते हैं और इसके बाद साइंस और कॉमर्स को चुना है। अब इसमें यह भी बताया गया है कि लड़कों की तुलना में लड़कियां साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ स्ट्रीम में एडमिशन कम लेती हैं। अब देश में केवल 5.6% बच्चे वर्तमान में वोकेशनल ट्रेनिंग ले रहे हैं या अन्य संबंधित कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं। यानी कि आप देखिए कि एक किसी सेक्टर में स्टूडेंट्स की होड़ दिख रही है, बाकी कुछ सेक्टर्स अभी भी खाली पड़े हुए हैं। अब 2017 में तीसरी और चौथी क्लास के 39.5% बच्चे गणित का जो सवाल है वो हल करने में नाकाम पाए गए हैं। यानी कि अगर हम सरकारी स्कूल की व्यवस्था देखें, साथ ही साथ अगर प्राइवेट स्कूलों की भी पढ़ाई देखें, तो बच्चे पढ़ाई में नाकाम नजर आ रहे हैं। बच्चों को सही तरीके से शिक्षा नहीं दी जा रही है। यह सिस्टम, अगर हम बात करें शिक्षा का, जो भारत देश में सिस्टम चला आ रहा है वो कहीं ना कहीं प्रभावित है। किसी न किसी वजह से बच्चे जो जिस लेवल की पढ़ाई होनी चाहिए उस लेवल की नहीं हो पा रही है। यहाँ पे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, शिक्षा पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं, स्कूलों पे, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में, उन सब पे सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही साथ शिक्षकों को के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और जो सिलेबस है बच्चों का जो पढ़ाया जाता है भारत देश में, कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ बदलाव करने की जरूरत है और जो पढ़ाई का तरीका है उसमें भी बदलाव करने की बेहद जरूरत है। नहीं तो शिक्षा सिर्फ नाम की रह जाएगी और काम की यहाँ पर शिक्षा नहीं बचेगी। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं, गणेश सकाले जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका गणेश जी। थैंक यू। यहाँ पर एक खुलासा हुआ है कि जिस तरीके से सरकारी स्कूल की अगर हम बात करें तो बहुत से बच्चे जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो इंग्लिश के सेंटेंस नहीं पढ़ पा रहे हैं। आपने देखा होगा कि सरकार की तरफ से भी बहुत सी योजनाएं हैं जिसके जरिए बच्चे स्कूल जाते हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि जिस तरीके से ये खुलासे हो रहे हैं, इससे ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं भारत की शिक्षा व्यवस्था यानी कि जो सिस्टम है वो सही नहीं है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत मैं आपको बताऊं कि मैं तो काफी वर्षों मैंने रिपोर्टिंग करी है जी। और हमने एक स्टोरी करी थी जब यहाँ पे भोपाल कमिश्नर वेलफेयर लखड़ा हुआ करते थे। ठीक है। तो क्या था पहले कि फर्स्ट से और फिफ्थ तक जो है उन्होंने कहा किसी को फेल नहीं करना है।
तो बच्चों को पास करते जाते थे, पहली से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में, ठीक है। और उनको जो है मतलब न उनको गिनती पढ़ने बराबर आते थे, न शब्दों का ज्ञान था, न अक्षर ज्ञान बराबर हो पाता है। तो इसके लिए क्या है, हमारी जो पूरी शिक्षा पद्धति है पूरी की पूरी, और उसमें मैं बच्चों का दोष नहीं देता, उसमें हमारे जो टीचर के लिए भी हमने जो व्यवस्थाएं करी है, हमने पहले टीचरों को गुरुजी बना दिया, फिर शिक्षा कर्मी बना दिया, फिर अध्यापक बना दिया। अरे भाई इन सब की आवश्यकता क्या है ये बताओ ना। एक पहले सिस्टम था पुराना जिसमें कि जो टीचिंग बेसिकली क्या है, विधा है ना। और टीचिंग में विधा ये है कि बच्चे को उस ढंग से पढ़ाया जाए जो उसके समझ में आए। बिल्कुल। तो पढ़ाने वाले जो है वो खुद अगर ट्रेन नहीं होंगे तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे वो, ये बताइए। और दूसरा ये है कि जो टीचर्स हैं, भाई टीचर्स के लिए भी रिफ्रेशमेंट प्रोग्राम होना चाहिए, उनकी खुद की। पहले जमाने का ध्यान होगा आपको कि पहले एक होते थे ADIS, है ना, वो जाकर के क्लासरूम में चुपचाप जाकर बैठ जाते थे पीछे, और वो देखते थे कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, फिर उसके हिसाब से उसकी वो करते थे उसको। तो अब जो स्थितियां हैं कि न कोई देखने वाला है न कोई सुनने वाला है। अच्छा, हमारे जो कर्णधार हैं, चाहे वो नेता हो चाहे हमारे जो है अधिकारी हो, सबके बच्चे जो है वो मिशनरी स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो उन्हें ना तो कोई चिंता है इसकी। और इसी वजह से ये देखिए कि जो बच्चे हैं और जो पढ़ाने वाले हैं, अच्छा फिर टीचर्स के साथ भी इतना खिलवाड़ करते हैं, उनकी इतनी जगह ड्यूटी लगा देते हैं कि पूछो मत कि साहब उनको सर्वे में ड्यूटी लगा दी, इलेक्शन में लगा दी, मतदाता में लगा दी। तो वो पढ़ाएं कि ये काम करें। बहुत सारी चीजें इसमें एक नहीं है। मतलब मेघालय की शिक्षा पद्धति जितनी दोषी है उससे ज्यादा दोषी हमारी सरकारें हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। यहाँ पर देखने वाली एक और बात है कि जैसे ये खुलासे सामने आते रहते हैं, होते रहते हैं, अब यहाँ पर एक और चीज सामने निकल के आई है कि जो बच्चे हैं उनको जिस हिसाब से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, जैसे कि हम अगर प्राइवेट स्कूलों की बात करें, सरकारी स्कूल की स्थिति तो हमेशा से बेकार रही और अभी भी सुधरती नजर नहीं आ रही है। एक बीच में एक और चीज आई थी कि जितने भी सरकारी अफसर हैं उनके बच्चे प्राइवेट सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, लेकिन ये भी फॉलो होती नजर नहीं आ रही। इस पर आप क्या कहेंगे? कि मैंने आपसे क्या कहा कि हम शिक्षा के साथ ऐसा खिलवाड़ कर रहे हैं कि आप देखो मिड डे मील, अरे भाई मिड डे मील बच्चे को वहाँ खाने की व्यवस्था करोगे या पढ़ाने की व्यवस्था करोगे? मास्टर खाना बना, मेरा कहना है शिक्षक है तो शिक्षक को पढ़ाने दीजिए उसको, और उसकी खुद की शिक्षा की मॉनिटरिंग करिए कि वो ढंग से पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा। और अगर नहीं पढ़ा रहा है तो उसको खुद को अगर मान लो ट्रेनिंग की जरूरत है तो ट्रेनिंग कराइए उससे, उसको ट्रेनिंग दीजिए आप। अच्छा, हमारे यहाँ बड़ी मजेदार बात है मध्य प्रदेश के अंदर, और ये दुर्भाग्य भी है मध्य प्रदेश का, कि जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं वहाँ पर अगर टीचर बनना है तो आपको B.Ed होना जरूरी है, ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं है ऐसा। मध्य प्रदेश में आपने एक एग्जाम करा लिया, उसमें ग्रेडिंग कर दी, अध्यापक वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3। अरे भाई B.Ed कंपलसरी क्यों नहीं होना चाहिए, मेरा कहना है। बिल्कुल। जब आपने B.Ed खोला है या तो B.Ed बंद कर दीजिए आप। जब B.Ed खोला है तो B.Ed को प्राथमिकता दो ना। B.Ed अगर किसी ने किया है तो उसको पढ़ाने में उसको प्राथमिकता दो आप। बिल्कुल ठीक है, तो हम वापस से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आवाज़ सही से नहीं आ रही थी। तो हम बात कर रहे थे शिक्षा व्यवस्था की, और 2017 में तीसरी और चौथी क्लास के 79.5% बच्चे जो गणित है उसमें जो भाग गुणा या फिर एक नॉर्मल जो सवाल दिए जाते हैं उसको सॉल्व करने में नाकाम नजर आए हैं। ये सारे जो खुलासे होते दिख रहे हैं, इसमें ज़रूर सरकार की तरफ से मिड डे मील जैसी चीज़ें चलाई जा रही हैं, बहुत सी चीज़ें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ योजनाएं चलाकर और उसके पीछे लाभ क्या हो रहा है ये देखने वाला कोई भी नहीं है, मॉनिटरिंग करने वाला कोई भी नहीं है। ऐसे कई सवाल खड़े होते हैं शिक्षा व्यवस्था पर, और यही एक कह सकते हैं यही एक कारण है कि भारत में शिक्षा जो है वो खराब नजर आ रही है। खराब इसलिए मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि उसका कुछ सही परिणाम निकलते हुए नहीं चल रहा है। आज गणेश जी, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल जी। देखिए, भारत देश में हमको देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से शिक्षा के लिए जैसे मिड डे मील जैसी जो योजनाएं चल रही हैं सरकार की तरफ से, बहुत से बच्चे भारी तादाद में शिक्षा तो ग्रहण करने जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या स्कूल में उस वक्त शिक्षा मिल पा रही है?
क्या जिस बेसिक शिक्षा की अगर मैं बात करूं, जो एकदम बचपन से जो हम स्टार्ट करते हैं शिक्षा, सरकारी स्कूलों की बात करूं तो बहुत सी ऐसी हमारे पास खबरें आती हैं पूरे भारत देश से अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश की बात करें कि शिक्षक सिर्फ और सिर्फ स्कूल में जाते हैं और कुर्सी लगा के बैठ जाते हैं, बच्चों को पढ़ाने का कार्य बिल्कुल नहीं करते हैं। तो सिर्फ मिड डे मील चालू कर देने से या ऐसी योजनाओं को चालू कर देने से शिक्षा व्यवस्था में थोड़ी सुधार हो रहा है। ये तो सिर्फ सरकार एक कह सकते हैं कि चला रही है सिर्फ अपनी योजना और उसके पीछे का कुछ रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। जी देखिए क्या है, मैंने आपको बताया, हम लोग खुद सरकारी स्कूल के पढ़े हुए हैं और हमारे जमाने में टीचर्स आते थे जो हमें प्राइमरी में पढ़ाया, जो हमें मिडिल में पढ़ाया, हमको आज भी याद है। तो पहले जो टीचर होते थे वो इतने ढंग से पढ़ाते थे, इतनी शिद्दत से पढ़ाते थे कि उनको बाकी किसी काम से मतलब नहीं था। अब स्थिति ये है कि मैंने कहा ना आपसे कि मिशनरी स्कूल, पब्लिक स्कूल, इनकी कल्चर आने से ये हुआ है कि शिक्षा भी व्यवसाय बन गई है। शिक्षा जो है, शिक्षा व्यवस्था हमारी जो है, ये बड़ा भारी एक पूरा ऑर्गेनाइज बिजनेस हो गया है और इसके अंदर शिक्षा में पूरा एक माफिया पनप गया है पूरी तरह। आपने देखा होगा अभी कितने बीएड कॉलेजों की मान्यता रद्द की, कितने यहाँ सीबीआई ने छापा डाला है, नर्सिंग कॉलेज की मान्यता रद्द की। तो बेसिकली क्या है, शिक्षा बहुत बड़ा एक मतलब रैकेट है पूरा शिक्षा का। और जब तक हम प्राइमरी और मिडिल शिक्षा को मजबूत नहीं बनाएंगे तब तक हम हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और अपने हायर एजुकेशन की तो बात ही बहुत दूर है। बिल्कुल आपने सही कहा कि बेसिक जो शिक्षा व्यवस्था है वही सही नहीं है तो आगे की जो हायर एजुकेशन है उसकी बात दूर की है। यहाँ पर एक और सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे कि अब एक और इसमें खुलासा हुआ है कि कुछ बच्चों को गणित के अंक सॉल्व करने के लिए दिए गए कि गणित के सवाल हल करने थे और वो नाकाम रह गए। यानी कि आप देखिए कि शिक्षा का स्तर जो है वो धीरे धीरे और कम होता। बीच में ऐसे एक दौर आया था, जैसे कि आपने खुद बताया कि हम खुद सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं और जो उस वक्त पढ़ाया गया था वो अभी तक याद है। लेकिन आज की डेट में अगर मैं प्राइवेट स्कूलों की भी बात करूं या सरकारी स्कूलों की बात करूं तो प्राइमरी एजुकेशन ही उसकी नींव, जैसे शिक्षा की एक नींव कह सकती हूँ मैं, वही बहुत एक तरीके से उसमें बहुत लचीलापन नजर आ रहा है, स्ट्रिक्टनेस नहीं दिख रही है और वहीं से चीजें खराब हो रही है और आखिरी तक फिर खराब होती दिख रही है। भाई क्या है, इसमें सबसे बड़ी चीज है कि अगर नींव कमजोर होगी जी तो नींव के ऊपर इमारत कैसे खड़ी होगी जी, मुझे बताइए आप। बिल्कुल, बिल्कुल। है, और वो इमारत तो जो है फिर ऐसी ढुलमुल होगी, है वो गिर जाएगी इमारत या फिर पूरी तरह खड़ी ही नहीं हो पाएगी। तो आज स्थिति यही हो रही है। और ये जो स्थिति है, आपने अगर अभी देखा हो कि एक ब्यूरोक्रेट था दिल्ली के अंदर, दिल्ली सरकार में जी। एक ब्यूरोक्रेट की इच्छा शक्ति से उसने पूरे दिल्ली के आसपास के स्कूलों की शिक्षा का स्तर सुधार किया जी। तो क्या मध्य प्रदेश में 350 IAS अफसर है, इनमें से एक भी लायक नहीं है क्या? और सरकार जो है इनको लगाती है टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में और वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन में और सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन में, इनको इसमें क्यों नहीं लगाते एजुकेशन में कि भाई जो इसमें इसको इम्प्रूव करेगा हम उसको पुरस्कार देंगे। एक तरफ तो आप ये कहते हो कि साहब हम जो है अच्छे काम करने वाले को पुरस्कार करेंगे और बुरे काम वाले को दंडित करेंगे। तो क्या 350 ब्यूरोक्रेट्स के अंदर एक भी IAS ऐसा नहीं है जो शिक्षा के स्तर सुधार सके या इस चैलेंज को स्वीकार कर सके? बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा। बेसिकली क्या है यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि जैसे कि कहा गया था ना कि सरकारी स्कूल में ही सरकारी अफसरों के बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन ये चीजें फॉलो नहीं हुई और ये फॉलो नहीं हुई इस वजह से सरकारी अफसरों को भी सरकारी स्कूल से क्या करना, उनके बच्चे तो अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए जब शिक्षा व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, सरकारी अफसर जब अपने खुद के डिपार्टमेंट की समस्या नहीं सुलझा पा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो शिक्षा में कैसे सुधार कर पाएंगे। बहुत सी हमारे पास ऐसी खबरें आती हैं जिसमें जिस डिपार्टमेंट के अफसर होते हैं वो खुद डरते हैं ये कोई भी मैटर सॉल्व करना हो, तो वो शिक्षा पे कैसे आ सकते हैं? उनके लिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा टास्क हो सकता है। नहीं, बड़ा टास्क नहीं है। देखिए क्या होता है कि मैंने आपसे क्या कहा, सबसे जरूरी है इच्छा शक्ति जी। अगर इच्छा शक्ति अगर आप में है कुछ भी चीज करने की, परिवर्तन करने की, बदलाव लाने की या कोई सुधार करने की, तो इच्छा शक्ति कहाँ से होती है? कोई भी चीज चलती है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कुछ नहीं जाता। ठीक है, अगर हमारे कर्णधार जो है, हमारे जो राजनेता है, मंत्री है, मुख्यमंत्री, ये तय कर लें कि हमें शिक्षा का स्तर सुधारना है, तो आप बताइए 20 साल शिवराज सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लगभग 15.5 महीना निकाल दो बीच में उनके, आप बताइए 20 साल में स्कूल शिक्षा का स्तर कोई सुधार हुआ क्या? बिल्कुल नहीं। फिर तो ये जो स्थिति है ना कि
अच्छा, सबसे बड़ी चीज क्या है कि अब जो पूरी राजनीति है वो जा रही है, ट्रेंड पूरा जा रहा है इसके ऊपर, काय के ऊपर, रेवड़िया बांटने के ऊपर, रेवड़ी बांटो राज करो, रेवड़ी बांटो राज करो। तो किसी को भी इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है कि शिक्षा का स्तर क्या है ना, आपके लॉ एंड ऑर्डर क्या है, आपकी डेवलपमेंट क्या हो रहा है, किसी को लेना देना नहीं। अच्छा, ब्यूरो केस का तो क्या है कि ब्यूरो केस का ये हाल होता है, मैंने तो बहुत नजदीक से देखा है, मैं करीब 38 साल जर्नलिज्म किया, सक्रिय पत्रकारिता मैंने, और इनके बीच में ही करी है। तो ये लोग उस मलाईदार जगह पे जाना पसंद करते हैं जहां इनको काम कम करना पड़े और इनको लाभ ज्यादा मिले। बिल्कुल। एक हमारे देश में एक बड़ा सृष्टि वर्ग तैयार हो गया है, मतलब ये कहते हैं ना कि हमारे देश में एक नया वर्ग तैयार हो गया है, वो है ब्यूरोक्रेट्स का, कि उनको हर चीज प्रायोरिटी मिल जाती है। अब देख लीजिए, वो किसी भी शहर में जाएंगे, उनके बच्चे का एडमिशन टॉप स्कूल में हो जाएगा, है ना, सामान्य आदमी को नाक रगड़नी पड़ती है उसके लिए, उसके बच्चे को सरकारी स्कूल में एडमिशन बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो ये सृष्टि वर्ग जब तक है और इस तरह की जब चीजें रहेगी, दोहरापन रहेगा, चीजों में दोहराव रहेगा, भाई एक शिक्षा क्यों नहीं होनी सबके लिए, मेरा कहना है सबके लिए एक शिक्षा होना चाहिए जी, बिल्कुल, सबके लिए एक कानून होना चाहिए, सबके लिए जो है एक जैसी व्यवस्था होना चाहिए। क्यों होना चाहिए अलग अलग शिक्षा, अलग अलग कानून, अलग अलग व्यवस्थाएं? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, समान शिक्षा का जो भाव है वो अगर रहेगा तो कहीं ना कहीं शिक्षा में सुधार बहुत देखने को मिलेगा। और इसीलिए आप देखो कि हमारे हिंदुस्तान का जो ब्रेन ट्रेन हो रहा है, जो हमारे यहाँ के जो बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, विदेशों में जाके बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे सीईओ हो, चाहे बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन के सीईओ हो, मल्टीनेशनल कंपनी के, क्यों जा रहे हैं? उनको मालूम है कि यहाँ हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, कोई भविष्य नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, समान शिक्षा वाला जो भाव आपने कहा बिल्कुल सही है। अगर इसमें समानता आ गई तो शिक्षा में अपने आप सुधार देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं शिक्षा की जो व्यवस्थाएं है, जो सिस्टम है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस अगर आएंगे, सही तरीके से चेंज किया जाएगा, तो शिक्षा में सुधार बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, और ये जो आंकड़े हैं और ऐसे खुलासे फिर कम होते देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जी जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे शिक्षा की, और जो खुलासे हुए हैं एक रिपोर्ट में, उसमें बताया गया है कि कुछ बच्चे अंग्रेजी के सेंटेंस नहीं पढ़ पा रहे हैं, साथ ही साथ ये भी पाया गया है कि गणित के सवाल नहीं हल कर पा रहे हैं, यानी कि शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ठप नजर आ रही है। सिर्फ और सिर्फ योजनाओं के बलबूते पढ़ाई नहीं हो सकती है। अगर स्कूल है और वहाँ पर शिक्षा के लिए बच्चे जा रहे हैं तो वास्तव में वहाँ शिक्षा ग्रहण करने जैसी स्थिति होनी चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। शिक्षक भी ढीले पड़े हुए हैं और जो बच्चे जा रहे हैं उनका पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। ऐसे जो तमाम खुलासे हुए हैं, ऐसे बड़े सवाल शिक्षा व्यवस्था पर खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसमें आगे देखने वाली ये बात होगी कि जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं, इस पर शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं, किस तरीके से सुधार किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।